हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। हरियाणा जिला दर्शन में आज हम करने जा रहे हैं यमुनानगर को। सबसे पहले हम देखेंगे यमुनानगर की स्थापना कब होती है। तो इसकी जो स्थापना है 1 नवंबर 1989 को होती है और इसी दिन हरियाणा के 4 जिले बने थे। कौन कौन से? यमुनानगर, कैथल, रेवाड़ी और पानीपत, ये 4 जिले बनते हैं। तो उन्हीं जिलों में 1 नवंबर 1989 को यमुनानगर भी बनता है। और ये किससे अलग करके बनाया गया था? ये अंबाला जिले से अलग करके इसको बनाया गया था। अंबाला से अलग करके इसको बनाया गया था। और ये हरियाणा के 16वें जिले के रूप में, हरियाणा के 16वें जिले के रूप में ये बना था। तो बात करते हैं तब कि इसका क्षेत्रफल कितना था। यमुनानगर का जो क्षेत्रफल है वो कितना था? 1768 वर्ग किलोमीटर। 1768 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो हम बात करेंगे अब इसकी जो तहसील है, यमुनानगर की जो तहसील है उनके बारे में। तो जो सबसे पहली तहसील है वो है छछरौली, जिसको हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। चेरापूंजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ की जो बारिश है वो छछरौली के, पूरे हरियाणा की जो बारिश है वो छछरौली के अंदर सबसे ज्यादा होती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हरियाणा की चेरापूंजी भी कहा जाता है। मेघालय की बात करें तो पूरे भारत के अंदर चेरापूंजी के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती है। अब तो मानसीराम में होती है, लेकिन जो पहले वो चेरापूंजी के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती थी। तो ठीक उसी प्रकार हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें तो हरियाणा में चेरापूंजी में कहा जाता है किसको? छछरौली को। छछरौली इसकी क्या है? तहसील। छछरौली को क्या कहा जाता है? हरियाणा की चेरापूंजी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश होती है, इसलिए इसको हरियाणा की चेरापूंजी भी कहा जाता है। नंबर 2 के ऊपर आती है जगाधरी। महाभारत काल में इसको क्या कहा जाता था? योगेंद्र या योगेंद्री के नाम से भी इसको जाना जाता था। तो महाभारत काल की बात करें, महाभारत के समय इसको क्या कहा जाता था? योगेंद्र या योगेंद्री। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली शराब थी जगाधरी नंबर 1। तो वो वाली जगाधरी नहीं है ये क्या है? स्थल का नाम है, तहसील है। जो नंबर 3 के ऊपर आती है वो कौन सी बिलासपुर। बिलासपुर की यदि बात करें, बिलासपुर के अंदर क्या है? एक कपाल मोचन मंदिर भी है और कपाल मोचन सरोवर भी है। तो जो नंबर 3 के ऊपर है वो कौन सी है? बिलासपुर। इसका जो संबंध है वो महर्षि वेदव्यास से माना जाता है। इसको प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? व्यासपुर कहा जाता था। इसी का अपभ्रंश कर क्या बना है? बिलासपुर, बिलासपुर बना है। तो महर्षि वेदव्यास से इसका संबंध माना जाता है और कहते हैं कि तीसरी शताब्दी में यहाँ पर क्या पाए गए हैं? सिक्के पाए गए हैं। तीसरी शताब्दी के सिक्के पाए गए हैं। 11वीं सदी की यहाँ पर उमा महेश्वर की क्या पाई गई है? मूर्ति पाई गई है। और 12वीं सदी की यहाँ पर गणेश की मूर्ति पाई गई है। तो बिलासपुर की बात करें तो यहाँ पर तीसरी शताब्दी की क्या पाई गई हैं? तीसरी शताब्दी के सिक्के पाए गए हैं।
और 11वीं शताब्दी की यहाँ पर क्या पाई गई है? उमा महेश्वर की मूर्ति पाई गई है। 11वीं शताब्दी की यहाँ पर क्या पाई गई है? उमा महेश्वर की मूर्ति पाई गई है। और 12वीं शताब्दी की क्या पाई गई है? यहाँ पर गणेश की मूर्तियां यहाँ पर मिलती हैं। बारहवीं शताब्दी की यहाँ पर क्या मिलती हैं? गणेश की मूर्तियां मिलती हैं। बिलासपुर के अंदर ही क्या है? बिलासपुर के अंदर कपाल मोचन मंदिर और कपाल मोचन सरोवर है। और इसी सरोवर के बिल्कुल पूर्व दिशा में क्या है? गुरु गोविंद जी को समर्पित कपाल मोचन गुरुद्वारा भी है। कहते हैं कि 1687 के अंदर गुरु जी ने यहाँ पर 52 दिनों तक अपना डेरा लगाया था और मुगलों के साथ हुए युद्ध में अपने शस्त्रों को यहाँ पर धोने का काम किया था। तो वो भी हम साथ साथ में कर ही लेते हैं। तो बिलासपुर के अंदर क्या है? कपाल मोचन मंदिर, कपाल मोचन सरोवर, और इसके कपाल मोचन सरोवर के बिल्कुल पूर्व दिशा में क्या है? कपाल मोचन गुरुद्वारा है, जो गुरु गोविंद सिंह जी को क्या है? समर्पित है। तो हम देख लेते हैं। बिलासपुर में क्या है? कपाल मोचन मंदिर, कपाल मोचन मंदिर है और कपाल मोचन क्या है? सरोवर भी है। कपाल मोचन सरोवर। और ठीक इस सरोवर के पूर्व दिशा में क्या है? कपाल मोचन गुरुद्वारा। कपाल मोचन गुरुद्वारा, जो गुरु गोविंद सिंह जी को क्या है? समर्पित है। गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। इस कपाल मोचन सरोवर के अंदर ही गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने शस्त्रों को धोया था। मुगलों के साथ युद्ध हुआ था 1687 के अंदर। तो अपने शस्त्रों को धोने का कार्य किया गया था यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। तो ये थी बिलासपुर। अब जो इसकी जो फोर्थ तहसील है वो कौन सी है? राधौर। राधौर। और जो फिफ्थ नंबर की तहसील है वो कौन सी है? प्रताप नगर। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? खिजराबाद। इसका नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है? प्रताप नगर इसका नाम कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे, जो यमुनानगर है इसको पहले क्या कहा जाता था? अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से भी इसको जाना जाता था। मध्यकाल में क्या कहा जाता था? अब्दुल्लापुर मंडी। मध्यकाल में यमुनानगर को क्या कहा जाता था? अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से इसको जाना जाता था। अब हम बात करेंगे यमुनानगर के जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में। भौगोलिक स्थिति। यमुनानगर शिवालिक की पहाड़ियों में बसा हुआ एक प्राकृतिक रूप से एक समृद्ध नगर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ की जो मिट्टी है उसके बारे में। यदि हम यमुनानगर के मैप में बिल्कुल बीच में जाकर एक प्लस का निशान बना दें, तो जो हमारे सिर वाली दिशा है वो कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। और बिल्कुल जो नीचे हमारे पैरों की तरफ दिशा है वो कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा। और हमारे राइट हैंड की तरफ होती है वो पूर्व दिशा है।
और इसके बिल्कुल जो अपोजिट में है वो कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। हम बात करते हैं यमुनानगर के उत्तर दिशा में क्या है? गिरिपाद का मैदान है। गिरिपाद के मैदान में की क्या खास बात है कि यहाँ पर बालू, चीका और कंकड़ से युक्त मिट्टी मिलती है, जिसको स्थानीय भाषा के अंदर क्या कहा जाता है? कंदी कहा जाता है। तो उत्तर दिशा में क्या है? गिरिपाद का मैदान है। और गिरिपाद के मैदान में की जो मिट्टी है यहाँ पर मिलती है वो कौन कौन सी है? बालू, चीका और बजरी। इन तीनों की प्रधानता मिलती है और इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? कंदी कहा जाता है। और ये किस प्रकार के रंग की होती है? ये लाल रंग की होती है। तो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है यमुनानगर के उत्तर दिशा में? तो लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी की क्या खास बात है कि ये चिपचिपी होती है। बारिश के दिनों में क्या हो जाती है? ये चिपचिपी हो जाती है। और शुष्क, मतलब गर्मियों के मौसम में क्या हो जाती है? बिल्कुल शुष्क हो जाती है। तो चिपचिपी मिट्टी है। और इसमें जो प्रमुख फसलें हैं वो कौन कौन सी की जाती हैं? चावल की और गेहूं की फसलें प्रमुख रूप से की जाती हैं। तो इस मिट्टी में किस प्रकार की फसलें होंगी? चावल की, गेहूं की और जौ की। अब बात करते हैं बिल्कुल इसके मध्य भाग की। यमुनानगर के मध्य भाग में जो मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी है चीका युक्त भारी दोमट मृदा। बिल्कुल मध्य भाग में कौन सी मिट्टी है? चीका युक्त भारी दोमट मृदा। चीका युक्त भारी दोमट मृदा यमुनानगर के बिल्कुल मध्य भाग में है, जिसको स्थानीय भाषा के अंदर डाकर कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है? डाकर। हम बात करें यदि पूर्वी भाग की, पूर्वी भाग में यमुना यमुना नदी बहती है और इसके द्वारा बाढ़ के पानी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो इसके पूर्वी भाग में कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भी दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। तो यहाँ पर नवीन जलोढ़ मृदा है। नवीन जलोढ़ मृदा यहाँ की क्या है? नगर की नदियों के बारे में, यमुनानगर की जो नदी है वो कौन कौन सी हैं? एक तो है यमुना नदी। यमुना नदी यमुनानगर में कहाँ से प्रवेश करती है? कलेसर से इसका हरियाणा में प्रवेश होता है। कलेसर से यमुनानगर में प्रवेश होता है और पूर्वी दिशा में बहती हुई ये आगे की तरफ निकल जाती है। तो यमुना नदी यमुनानगर में क्या करती है? पूर्वी दिशा में बहती है और हरियाणा में प्रवेश कहाँ से है? कलेसर से है। और कलेसर से ही यहाँ पर क्या है? कलेसर वन्य जीव अभयारण्य है, जिसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 2003 के अंदर इसको दर्जा दिया गया था। और यहाँ पर लाल जंगली मुर्गे के लिए क्या है? ये फेमस है। तो कलेसर की यदि बात करें तो यहाँ पर क्या है? कलेसर वन्य जीव अभयारण्य। यहाँ पर क्या है? कलेसर वन्य जीव अभयारण्य है, जो लाल जंगली मुर्गे के लिए क्या है? फेमस है। लाल जंगली मुर्गे के लिए क्या है? ये फेमस है। और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 2000 दिसंबर 2003 को।
कब बना था ये? दिसंबर 2003 को बना था। दिसंबर 2003 को बना था। अब बात करते हैं सरस्वती नदी के बारे में। सरस्वती नदी अब तो ये विलुप्त हो चुकी है, लेकिन इसका जो उद्गम है वो यमुनानगर के आदि बद्री को माना गया है। यमुनानगर के आदि बद्री से क्या माना जाता है? सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना गया है। तो सरस्वती नदी की बात करें, अब तो ये विलुप्त हो चुकी है, लेकिन इसका जो उद्गम स्थल है वो यमुनानगर का आदि बद्री माना गया है। आदि बद्री माना गया है। अब ये विलुप्त होने के कारण यहां पर हरियाणा सरकार के द्वारा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। कब की गई है? 2015 के अंतर्गत सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड। सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। कब की गई है? 2015 में सीएम खट्टर के द्वारा। सीएम मनोहर लाल खट्टर। सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा 2015 के अंदर सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि इसके जो सरस्वती नदी है इसके पुनरुत्थान के लिए इस बोर्ड की स्थापना की गई है 2015 के अंतर्गत। तो इसकी जो खुदाई है वो यमुनानगर के मुगलावली गांव में, मुगलावली गांव में इसकी खुदाई की गई है। इसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ले जाने के लिए और एक दार्शनिक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा पहल की गई है। ये थी यमुनानगर की नदियां। अब हम बात करेंगे इसकी जो फसल है उनके बारे में। जो प्रमुख फसल है यहाँ की वो है गन्ना। गन्ने की फसल पूरे हरियाणा के अंदर यमुनानगर में सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है? पूरे हरियाणा की 26.96% जो गन्ना है वो यमुनानगर में ही क्या होता है? फसल इसकी होती है। और हम बात करें यदि फलों के बारे में, तो सबसे ज्यादा आम की खेती यहाँ पर होती है। और इसके अलावा जो गेहूं है, चावल है और सूरजमुखी है, यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। तो ये थी यमुनानगर की भौगोलिक स्थिति और इसकी कुछ बेसिक बातें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।